ओके, हेलो एवरीवन। हम अपने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ रहे थे कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं उनके पास पार्टिकल नेचर्स एज वेल एज वेव लाइक नेचर दोनों रहता है। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर के लिए क्या एविडेंसेस रहे हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, यू कैन सी हियर ओके द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज। ठीक है, जो ब्लैक बॉडीज कंसेप्ट हमने पढ़ना है उन ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हमें ये रिवेल हुआ कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो पार्टिकल नेचर भी एग्जिबिट करती हैं। सिमिलरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पॉइंट में लिखा है। थर्ड इज योर वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी सॉलिड की 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करने के लिए उस सॉलिड को, मतलब मान लो सॉलिड का भी टेम्परेचर 25 है, अगर आप उसको 26 तक लेके जाना चाहते हैं, 1 डिग्री राइज करना चाहते हैं, उसके लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो उस सॉलिड की, उस पर्टिकुलर सॉलिड की हीट कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है, क्लियर? नाउ फोर्थ पॉइंट इज हियर फोर्थ पॉइंट लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। ठीक है, हमने लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ना है, वो भी आने वाले टाइम में बताऊंगी कि लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ये वो सो। तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या इफेक्ट होता है हमारा रेडिएशन का। देखो, अगर आपने कभी आयरन को गर्म किया हो, आपने गर्म नहीं किया होगा, आपने कभी देखा हो किसी वीडियो में एज सच, अगर आयरन किसी फर्नेस में गर्म हो रहा है तो इनिशियली क्या होता है कि वो जो आयरन है एक डल रेड कलर डेवलप करना शुरू करता है। ठीक है, क्लियर? तो जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उसका जो रेड कलर है वो मोर इंटेंस होता जाएगा। ठीक है, उस रेड कलर का जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब पहले से लाइट रेड में दिखेगा तो बाद में आपको मे बी थोड़ा डार्क रेड होना शुरू कर देगा। उसके बाद जो वो रेडिएशन एमिट कर रहा है, ठीक है, पहले रेड कलर का कर रहा था, अभी किसका करेगा? उसके बाद अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो फर्दर ऑन वाइट कलर, एंड अगर और ज़्यादा आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो जो रेडिएशन एमिट कर रहा था वो ब्लू कलर की करने लग जाएगा। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि जब टेम्परेचर कम था तब तो रेड कलर की रेडिएशन एमिट हो रही है, और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तब ब्लू कलर की रेडिएशन हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर हम उस पर्टिकुलर मैटर को दे रहे हैं उसका और जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं उनका आपस में कोई रिलेशन है ना, तभी तो रेडिएशन चेंज हुई है ना, रेड से ब्लू, क्योंकि हमने ही टेम्परेचर ही चेंज किया है, सब्सटेंस तो मेरा वही है, आयरन ही है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद हमने जो पढ़ना है यहाँ पर, हाँ, इसमें हमने एक बार पढ़नी है एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, जो मैं आपको बता रही थी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है, क्या नहीं होती। तो एन आइडियल ब्लैक बॉडी, देखो मैंने पर्पल कलर से अंडरलाइन किया, विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी यूनिफॉर्मली। ठीक है, जो एमिट भी करे और एब्जॉर्ब भी करे, किनको? रेडिएशंस को, सभी फ्रीक्वेंसीज की यूनिफॉर्मली करेगी। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? ब्लैक बॉडी कहेंगे। ठीक है, एक आइडियल बॉडी है। हालांकि जो नेचुरल हमारे पास बॉडीज होती हैं वो परफेक्टली आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं होती, कुछ एक्सटेंट तक हो सकती हैं बट परफेक्टली नहीं होती। ठीक है, एंड जो रेडिएशन एक ब्लैक बॉडी एमिट करेगी उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि अभी आयरन जो रेडिएशन एमिट कर रहा था वो तो नॉर्मल रेडिएशन। ठीक है, आयरन इज नॉट अ ब्लैक बॉडी ना, ब्लैक बॉडी समथिंग ऐसी बॉडी जो परफेक्टली सभी तरह की फ्रीक्वेंसी को एमिट भी कर सके और एब्जॉर्ब भी कर सके, उसको हम ब्लैक बॉडी कहेंगे। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं कि जनरली तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो मतलब फिर भी हम कुछ लैब में थोड़ा बहुत उसके नियर बाय किसी चीज को लेके जा सकते हैं, ऐसा कुछ बना सकते हैं जो नियर बाय हो ब्लैक बॉडी के। ठीक है, तो उन्होंने एक चीज बताई है आपको कि एक गुड फिजिकल अप्रोक्सीमेशन टू ब्लैक बॉडी। ठीक है, एनी एक टाइनी होल होना चाहिए विच हैज नो अदर ओपनिंग। ठीक है, एक कैविटी विद अ टाइनी होल विच हैज नो अदर कैविटी। देखो इधर फिगर में दिखा भी रखा है, ये सर्कल दिखा रहा हो ना, सर्कल मतलब ये टाइनी होल है। ठीक है, इसमें अंदर कोई और ओपनिंग नहीं है, एक सामने से ही ओपनिंग होगी। ठीक है, जो होगी तो इसमें होगा क्या कि एनी रे एंटरिंग द होल, जो भी रे इस होल के अंदर एंटर करेगी विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द
कैविटी वॉल्स एंड विल बी इवेंचुअली एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स, ठीक है। मतलब अंदर गया वो, उस होल के अंदर कोई रेडिएशन गई, अब जाहिर सी बात है अंदर कोई दूसरा होल है नहीं कि वो कहीं और से निकल जाए, तो वो क्या करेगी, वो उस होल के अंदर जो भी वॉल्स है उससे टकराकर उस होल के अंदर ही मूव करती रहेगी और इवेंचुअली वो क्या करेगी, फाइनली एक पॉइंट पर आके वो उस कैविटी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो अब ब्लैक बॉडी जैसे मैंने कि बताया कि एक अच्छा एमिटर भी होता है और एक अच्छा एब्जॉर्बर भी होता है, ठीक है। रेडिएशन को, सभी फ्रिक्वेंसीज की रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करता है और एमिट भी करता है, ठीक है। तो आई थिंक ब्लैक बॉडी वाला कंसेप्ट थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक चीज़ हमने आपको बतानी थी, हाँ, कि ब्लैक बॉडी के केस में जो आपकी ब्लैक बॉडी होती है वो सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहती है। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, देखिए इक्विलिब्रियम होता है कि जितना रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है उतना ही रिएक्शन बैकवर्ड हो, ठीक है। मतलब अगर आपको एक कोई छोटा सा एग्जांपल मैं समझाती हूँ। हाँ, सपोज करो आपने एक क्लोज बॉटल ले ली, पानी की बॉटल ली, उसको ऊपर से क्लोज किया है, ठीक है। तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर क्या होगा कि इनिशियली आपका थोड़ी बहुत वो मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब करके इवापोरेट हो जाएंगे, है ना। इवापोरेट होके वो उस वेसल का जो कवर है ना वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू कर देंगे, है ना। पहले इवापोरेट होने शुरू हुए, फिर क्या होगा कि उस पानी और उन वेपर्स के बीच में एक धीरे धीरे इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। मतलब जितना पानी इवापोरेट हो रहा था उतना ही पानी कंडेंस होकर फिर से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ये जो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है ये हमारे पास बिल्कुल एक सेपरेट चैप्टर है, तो वहाँ पे थोड़ा डिटेल में हो जाएगा। अभी के लिए हल्का सा आइडिया रख लीजिए। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कोई रिएक्शन जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है उतनी ही वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होनी चाहिए, ठीक है। तभी वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कहलाई जाएगी, ओके। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ रहे हो कि जितना हीट वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही हीट वो एमिट करेगा। आपको पता है कि अब एब्जॉर्प्शन और एमिशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है ना, रिवर्स रिएक्शन है। अगर कोई चीज एब्जॉर्ब करेगी फर्दर वो एमिट भी होगी, ठीक है। तो जितना वो एब्जॉर्ब करेगी उतना ही वो एमिट करती है, ठीक है। तो इट रेडिएट्स सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया एज इट एब्जॉर्ब फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन एनी गिवन टाइम, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना कि ब्लैक बॉडी जो होती है वो अपनी सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहती है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और हमें यहाँ पर बताई गई है, एक मिनट, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो जो एमिटेड हो रही है रेडिएशन उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ एंड रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ गिवन वेवलेंथ एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग विद फर्दर इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ। समझे कि नहीं समझे? देखो जाहिर सी बात है अगर आपने उसको कुछ रेडिएशन दिया है तभी तो वो कुछ एमिट करेगा, है ना। कोई रेडिएशन आपने दिया होगा तभी वो एमिट करेगा। वो कह रहा है कि जो इंटेंसिटी है आपकी एमिटेड रेडिएशन की वो इंक्रीज करेगी किसके साथ, वेवलेंथ अगर इंक्रीज करे, जो आपने रेडिएशन डाला है उसकी वेवलेंथ अगर इंक्रीज करेगी तो एमिटेड रेडिएशन की भी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज करेगी। तो जैसे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, एक मिनट, हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना, अभी रुको, इसी टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तो वो इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करने के साथ साथ वो एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगी, उसके बाद वो डिक्रीज करेगी। देखो ये चीज़ ना जो ग्राफ से क्लियर होगी, ये जो मैंने ग्रीन कलर का एरो बना के नीचे ग्राफ दिखा रखा है ना, यहाँ पर दो टेम्परेचर रेंज ली गई है, एक T1 लिया है, एक T2 लिया है। ग्राफ किसके बीच में है, इंटेंसिटी, एक मिनट में दिखा दूँ हल्का सा, यस, इंटेंसिटी के बीच में है और वेवलेंथ के बीच में है, ठीक है। तो पहला इसमें दिखा क्या रहा है, ये दिखा रहा है कि T1 टेम्परेचर पर देखो ये जो लाइन है, ब्लू कलर की जो लाइन है, ये देखो जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है ना, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है ना, 1000 से 2000 की तरफ मूव कर रहा है, तो इंटेंसिटी भी बढ़ रहा था, है ना, बढ़ रहा था। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये पॉइंट है मैक्सिमम वैल्यू, है ना। ये ग्राफ का इंक्रीज हो रहा था, एक मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज हुआ। उसके बाद मैं कह रही हूँ अगर आप फर्दर वेवलेंथ इंक्रीज करते हो
तो उस जो एमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज करनी शुरू कर जाएगी, ठीक है। एक पर्टिकुलर वैल्यू तक वो इंक्रीज करती है, देन उसके बाद डिक्रीज करेगी। और दोनों टेम्परेचर में क्या फ़र्क है, देखो ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 1 मिनट में कलर डिफरेंट यूज चूज करती हूँ, फिर आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज मैक्सिमा ऑफ द कर्व शिफ्ट्स टू शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। मतलब अगर आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ठीक है, अगर आप पहले T1 पे कर रहे थे, अभी आप T2 पे कर रहे हैं, ठीक है। T2 पर क्या होगा कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जो कर्व है, जो मैक्सिमा मतलब वो मैक्सिमम पॉइंट जहाँ तक इंटेंसिटी बढ़ी वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। मतलब ये जो मैक्सिमा है इस वाले केस में, देखो यहाँ पर मिल गया ये T2 का, अगर मैं इसको देखो, इसको नीचे वर्टिकली मिलाऊं तो ये अराउंड, अगर मैं इसको 1000 कंसिडर कर रही हूँ तो 1000 से बिलो है, बिलो 1000 ही हमको मैक्सिमम मिल गया। और वही उसी ऑब्जेक्ट की अगर आपने एमिटेड रेडिएशन स्टडी करी है T1 टेम्परेचर पर, सपोज करो ये वाली है ना, और यहाँ पर मैं मिलाऊं तो इट विल बी अराउंड नियर अबाउट 1500 है ना वेवलेंथ, है ना, क्योंकि 1000 है और ये 2000 है, तो ये अराउंड कितना होगा, ये होगा अराउंड आपका 1500, ठीक है, क्लियर। और इसको मैं क्या ज्यूम करूँ, इसको सपोज कर लो ये होगा आपका 750, ठीक है। तो पहले ये चीज़ समझ में आ रही है कि जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो इसका मैक्सिमा था वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आपका मूव कर गया, ठीक है। अब देखो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। पहली बात तो याद रखनी है कि इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में कि जो रेडिएशन एमिटेड रेडिएशन है आपकी, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करती है विद द वेवलेंथ, विद द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। जो रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसके साथ साथ उसकी वो एमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी भी इंक्रीज करती है, और वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज करेगी, उसके बाद वो डिक्रीज करेगी, ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ओके, ये देखिए अब प्लैंक का बड़ा अच्छा खासा रोल प्ले किया है इसमें पार्टिकल नेचर में। उन्होंने एक चीज़ बताई है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ओके, प्लैंक की बात सुन लीजिए। प्लैंक जो कहते हैं, यहाँ से देखना बच्चे, Planck assumed that the radiation could be subdivided into discrete chunks of energy, ठीक है। कि उन्होंने ये बोला, देखो हमको ऐसा लगता है कि जो एनर्जी रेडिएट हो रही है कहीं से भी, तो हमें लगता है वो कंटिन्यूसली ऐसे वेव की फॉर्म में निकल रही होगी, है ना। हमें कंटिन्यूसली लगता है ना, कोई एनर्जी अगर रिलीज कर रहा है तो कंटिन्यूसली कर रहा है। पर प्लैंक कहते हैं कि कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली एनर्जी नहीं रेडिएट करती, बल्कि चंक्स ऑफ एनर्जी, चंक्स मतलब एनर्जी के टुकड़े, ठीक है। सॉरी मुझे थोड़ा कोल्ड हो रखा है, तो बट वीडियो रिकॉर्ड करनी थी तो इस कंडीशन में करना पड़ेगा, कोई कुछ सॉल्यूशन नहीं है अभी, ठीक है। तो जो आपकी रेडिएशन है वो चंक्स एनर्जी रेडिएट हो रही है वो चंक्स में होगी, छोटे छोटे टुकड़ों में निकलेगी, एकदम छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में एनर्जी निकलती है, कंटिन्यूस नहीं निकलती। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने उस चीज को नाम दिया क्वांटम, ठीक है। क्वांटम नाम दे दिया। क्वांटम क्या है, आपकी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो अगर निकल रही है, जैसे कि अब मैं बोलूँ आप किसी को मनी दे रहे हो, ठीक है, मनी का स्मॉलेस्ट क्या होगा, सबसे छोटा जिसको आप दे सकते हो, रुपीज़ की फॉर्म में देखते हो, है ना। सबसे छोटा रुपीज़ क्या है आपका, 1 रुपीज़, जो मार्केट में अभी अवेलेबल है 1 रुपीज़, है ना। तो मतलब 1 रुपीज़ आपको हो, ये कहाँ पहुँच गया, सॉरी 1 रुपीज़, सॉरी 1 मिनट मैं इसको मूव कर दूँ, हाँ इसके बाद है, हाँ ये जो 1 रुपीज़ है ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्वांटम हो गया, ठीक है। मतलब इसी का ही मल्टीपल निकलेगा, जो टोटल एनर्जी होगी, जो टोटल मनी होता है वो 1 रुपीज़ का ही तो मल्टीपल होता है ना। तो 1 रुपीज़ को आप एक क्वांटम की तरह अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इज योर क्वांटम, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी एब्जॉर्ब या एमिट हो सकती है वो क्वांटम है, ठीक है। उसके बाद इसको इन्होंने एनर्जी किसी भी क्वांटम की एनर्जी को उन्होंने एक रिलेशन से डिस्क्राइब किया है, E = h न्यू, E = h न्यू। तो E = h न्यू क्या होगा आपका, ये देखो यहाँ पर 2.6 इक्वेशन में h इज योर प्लैंक कांस्टेंट, क्योंकि ये इक्वेशन किसने दी है, प्लैंक ने दी है, तो ये प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट क्यों कहा, क्योंकि पता चल गया h इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 6.626। ये देखो ये वैल्यू, 1 मिनट दिखा दो, ये वैल्यू है ना, ये देखो 6.626 × 10⁻34। यूनिट क्या है, जूल सेकेंड, जूल सेकेंड इज योर यूनिट, और E = h न्यू याद रखना।
न्यू क्या होता है बच्चे? न्यू इज योर फ्रीक्वेंसी। न्यू ये थोड़ा सा वी के जैसा लगता है देखने में, इसको न्यू बोलते हैं, और ये सिंबल है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो अगर आपको प्लैंक कांस्टेंट तो कांस्टेंट है सबके लिए, ठीक है, ये वैल्यू है सबके लिए कांस्टेंट रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको किसी भी आपको एनर्जी की रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पता हो, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी पता हो तो आप उसकी एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है देखो क्वांटाइजेशन को क्या इसमें दिया है, देखो क्या है ये, क्वांटाइजेशन हैज बिन, उन्होंने बताया है कि जो टोटल एनर्जी होगी वो एच न्यू का मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो सकते हैं टोटल एनर्जी, है ना। 1 से मल्टीप्लाई किया एच न्यू को तो 1, 2 से किया तो 2 एच न्यू, 3 से किया तो 3 एच न्यू, जैसे मैंने रुपीस का बताया है ना, क्लियर। तो यहाँ पर इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्क्राइब किया। मैं आपको फोटो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसे हम देख चुके हैं, तो अभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है आपका, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है, सपोज करो ये कोई आपके पास मेटल सरफेस है, कौन सा, ये वाला, यहाँ पर, ओहो पेन तो चूज ही नहीं किया, ये वाला सपोज करो कोई मेटल सरफेस है यहाँ पर, ठीक है, एज्यूम कर लो, ये मैंने जिसको रेड कर दिया है, ठीक है, ओके, ये मेटल सरफेस है। अगर इस पर किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल होती है, कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल होती है, तो ये देखा गया कि इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। देखो इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, वो इधर मूव किए, यहाँ पे इन्होंने एक डिटेक्टर लगा दिया ये देखने के लिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसमें से मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है करंट फ्लो करेगा, इसलिए एमीटर भी कनेक्ट किया गया है ये कंफर्म करने के लिए कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये जो चीज़ थी ये बहुत मतलब उस टाइम तो बिल्कुल न्यू कंसेप्ट था कि अरे ऐसा भी हो सकता है कि मेटल के ऊपर हमने कोई पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन या लाइट हमने उसके ऊपर फॉल किया है, तो उसमें से आपकी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी, मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं फ्री होके करूँगी, ठीक है, ओके। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स, ठीक है, द सरफेस। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहले 10 सेकेंड का टाइम लैग, समझते हो कि एक चीज़ है कि पहले आपने इसके ऊपर लाइट डाली, सरफेस के ऊपर लाइट डाली, और दूसरा प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। क्या ये चीज़ एकदम से होगी या इसके बीच में थोड़ा गैप होगा, मतलब वो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऑब्वियस सी बात है, आप ये सोचोगे ना कि क्या एकदम से डालते ही लाइट एकदम मेटल के ऊपर डालते ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, या फिर कुछ देर हमको डालनी पड़ेगी, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो उन्होंने कहा है कि नो टाइम लैग, बिल्कुल भी कोई देरी नहीं होगी। जैसे ही आप लाइट डालोगे ना उसके ऊपर, वैसे ही तुरंत आपके उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देंगे, ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट जो बोला है इन्होंने, दूसरा पॉइंट ये कहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट, ठीक है, क्लियर। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगा वो लाइट जो आपने स्ट्राइक किया है मेटल के सरफेस पर, ठीक है, उसका जितना ज़्यादा इंटेंसिटी बोला है, देखो इंटेंसिटी समझते हो ना, ज़्यादा रेडिएशन के इंटेंसिटी से, तो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। उसके बाद एक और थर्ड पॉइंट जो कहा गया है, फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रिक्वेंसी न्यू नोट। क्या नाम दिया है, न्यू नोट। एक मिनट मैं आपको दिखा दूँ पेन से, ओके ये देखो ये न्यू नोट इन्होंने दिखा दिया है। न्यू नोट क्या है, आपकी थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी बोला जाता है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट टर्म है, थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी, ओके। ये थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी क्या है, ये वो फ्रिक्वेंसी है जिसके बिलो वैल्यू पर, जिसकी कम वैल्यू पर, अगर मान लो मैं बोलूँ पोटेशियम है, ऐसे मैं बोलूँ पोटेशियम है, उसके लिए मान लो मैंने बोला कि 230 पर ही आपकी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, 230 पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, तो मैं बोलूँ कि 230 से नीचे अगर मैं कोई भी वैल्यू लूँ, जैसे कि 229, 228,
तो मैं बोलूँ कि इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट हो रहा, सिर्फ 230 पर हो रहा है, 230 से ज़्यादा वाली फ्रिक्वेंसीज पर हो रहा है। 230 के बिलो कोई भी वैल्यू आपने ली उन पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो 230 है दैट इज़ योर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे बिलो विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, याद रखना। बट और इसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हायर वैल्यू जो रहेंगी, उन पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, बट बिलो वाली पर नहीं होगा। तो मिनिमम एक वैल्यू हमको होती है हर मेटल के लिए जिसके बिलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता, और वो उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए एक मिनट सुलभ कर देती हूँ। Number of electrons ejected and kinetic energy associated with them should depend upon the brightness of light। ये हमने अभी पढ़ लिया। सेकंड पॉइंट में मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, या फिर ये कहिए कि उतनी ज़्यादा उनकी, ये चीज़ भी याद रखिए कि उतनी ही ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी जितना ज़्यादा आपके लाइट का ब्राइटनेस रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ मेटल्स के लिए W नोट की वैल्यू दी गई है। W नोट इज वर्क फंक्शन, मैं बता देती हूँ वर्क फंक्शन क्या होता है भाई। और देखो हर चीज़ के लिए दे दिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी यूनिट दी गई है, और जैसे लिथियम सोडियम सब के लिए दे दिया गया है। तो यहाँ पे देखो W नोट क्या होता है आपका, ये जो H न्यू नोट है ना, H न्यू नोट, एक मिनट यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है ये वाली सेकेंड लाइन जो है ये वाली, ओके हाँ ये वाली लाइन जो है ये वाली, ठीक है। यहाँ से H न्यू नोट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन W नोट, ठीक है। तो जो न्यू नोट क्या थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और H न्यू नोट क्या होगा आपका वर्क फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने वैल्यू दी है और उसकी वर्क फंक्शन की, ठीक है, क्लियर। उसके बाद एक मिनट यहाँ पर ये चीज़ बतानी थी, ओके। यहाँ पर हमने समझना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्ट हुआ, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पीछे का रीज़न क्या है वो हम देखेंगे। तो मान लो कहते हैं कि व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी समझ गए ना, किसी चीज़ का पर्टिकुलर कोई फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसके पास या उससे अबोव कोई वैल्यू होनी चाहिए। जब वो ऐसा कोई फोटोन, लाइट क्या है, ऑब्वियसली लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हमने अभी मैक्स जो प्लैंक ने क्या बताया था कि एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है। एंड वो क्वांटम बोला है उनको, पैकेट्स को फोटोन भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो वो जो फोटोन्स अगर कोई सफिशिएंट एनर्जी का स्ट्राइक करेगा मेटल के सरफेस पर, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। मेटल क्या है, एक एटम है ना, और एटम में क्या होते हैं, बाहर आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इनर शेल पे लाइट जो स्ट्राइक करेगी वो आउटर पे तो करेगी, इनर पे थोड़ी ना करेगी। तो इलेक्ट्रॉन है आपका, वो वहां से बाहर निकल, उसके ऊपर स्ट्राइक किया, फिर क्या होगा, जैसे ही वो स्ट्राइक करता है वो अपनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है इंस्टेंटेनियसली। लाइक तुम कहीं बैठे हो और तुम्हारे सामने से कोई कोई बैल या कोई दूसरा इंसान भागा आ रहा है तुम्हारी तरफ, है ना, और तुमसे वो टकरा जाए, है ना, तो तुम भी मूव करते हो ना। ऐसा तो नहीं तुम खड़े रहते हो, वो टकरा गया, वो गिर गया और तुमने मूव नहीं किया, ऐसा कभी हुआ है? तुम भी मूव करते हो। क्यों मूव करते हो तुम क्योंकि जब वो आपसे टकराएगा ना, वो अपनी एनर्जी आपको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, तभी आप भी मूव करते हो, ठीक है। जैसे एक बॉल है उधर पड़ी है कोने में, बिल्कुल साइड में, बिल्कुल रुकी हुई पड़ी है, मूव नहीं कर रही। इधर से मैंने एक बॉल छोड़ी और वो जाके उस बॉल से स्ट्राइक करी, तो आपने देखा वो जो बॉल पहले रुकी पड़ी थी वो अब मूव करना शुरू कर देती है, क्योंकि जो दूसरी बॉल मैंने फेंकी थी ना, मूविंग में थी जो, उसने अपनी एनर्जी उस बॉल को ट्रांसफर कर दी। सिमिलरली ये जो आपके फोटोन है ये भी अपनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो जैसे एनर्जी उसको ट्रांसफर हो गई है, तो साथ ही उसको एनर्जी मिल गई इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मेटल से इजेक्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एनर्जी मिलते ही वो मेटल से बाहर निकल जाएगा। ग्रेटर द एनर्जी पोजेस्ड बाय द फोटोन, ग्रेटर विल बी द ट्रांसफर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेटर विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? देखो यहाँ पे तीन चीजें हो रही हैं। एक तो है
जो फोटोन बाहर से आया उसका मेटल के सरफेस पर स्ट्राइक होना। पहला काम क्या हुआ कि जो फोटोन है वो आया, लाइट ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन ऑफ फोटोन, ठीक है, क्लियर। तो वो फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक किया। दूसरा काम क्या हुआ कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, है ना, एनर्जी ट्रांसफर हुआ फ्रॉम फोटोन टू दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर हुआ। तीसरा काम क्या हुआ, जब एनर्जी ट्रांसफर हो गई ना, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल को छोड़कर, उस एटम को छोड़कर बाहर इजेक्ट हो जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि जितना ज्यादा एनर्जी का फोटोन होगा, जितनी ज्यादा एनर्जी का फोटोन होगा जो स्ट्राइक करेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। ये तो बात समझ में आती है कि जितना ज्यादा कोई सामने से भाग कर आएगा उतनी तेजी से मैं गिरूंगी, है ना, तो उतना ही ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन पर ट्रांसफर हुआ। फिर जितना ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिला, है ना, समझे, उतनी ज्यादा उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी दुनिया में कोई भी चीज है, अगर वो मोशन में है, मूविंग में है, तो उसके पास जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट करेगा, बाहर निकलेगा, ठीक है, तो उसकी कौन सी एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी है ना। तो वो कह रहे हैं जितना ज्यादा फोटोन की एनर्जी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होगी स्ट्राइक होने के बाद, और उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास होगी जब वो वहां से इजेक्ट होगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर इन्होंने एक रिलेशन सेटअप कर दिया। देखो ये जो रिलेशन है, क्वेश्चन 2.7, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम सी बी स्क्वेयर, ठीक है। इसका एम ई है, सॉरी एम सी बोल दिया, एम ई। देखो मैं बता देती हूँ, एच न्यू क्या है, एच न्यू आपका वो फोटोन की एनर्जी, जो फोटोन स्ट्राइक किया ना उसकी एनर्जी। देखो उसकी एनर्जी दो चीजों में बट गई, है ना, जो स्ट्राइक किया उसकी एनर्जी दो चीजों में बट गई। पहली तो क्या, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करी, इजेक्ट किया, है ना। दूसरी क्या, वो इजेक्ट करने के बाद जो बाहर निकल के मूव भी तो करेगा, वहीं थोड़ा ना रहेगा। तो यहाँ पर ये जो, एक मिनट ये दिखाती हूँ, ये जो है आपका, कलर चेंज करते हैं, ओके, ये जो है एच न्यू नोट, ये तो आपकी कौन सी एनर्जी होगी, एक मिनट, यहाँ से तो प्लस का साइन तुमको दिखेगा नहीं, हाँ, एच न्यू नोट आपकी होगी वो आपका वर्क फंक्शन, मतलब जो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए यूज हो रही थी, ठीक है। उसके बाद इतना एनर्जी तो यूज हो गया उसमें से, है ना, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। बचा हुआ एनर्जी कहाँ गया, ये बचा हुआ एनर्जी आपका गया काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ये हाफ एम वी बी स्क्वायर, जिसका एम बी स्क्वायर होता है ना। अब इलेक्ट्रॉन है तो मास किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का लेंगे, तो एम ई क्या है, एम ई है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी क्या होगा बच्चे, वी आपकी वेलोसिटी होगी जिससे वो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर एक बात समझ में आई कि जो फोटोन की एनर्जी है वो दो चीजों में डिवाइड हो गई। एक तो ये जो एच न्यू नॉट है दैट इज फॉर इजेक्शन, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो उसका एक पार्ट यूज हुआ, जो दूसरा पार्ट बचा हुआ था वो किस में यूज हो गया, वो यूज हो गया आपका इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, इसके तो बड़े न्यूमेरिकल आने वाले हैं। उसके बाद देखो ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो कहते हैं ना कि मैंने बताया था ड्यूल बिहेवियर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो पार्टिकल नेचर को कौन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या दिखाते हैं कि रेडिएशन का जो ये रेडिएशन होते हैं आपके, इनका पार्टिकल नेचर है। वो फोटोन को उन्होंने एज अ पार्टिकल कंसिडर किया जो आके एकदम से स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि कहीं ऐसे फिनोमिना है, लाइट के ऐसे कोई फिनोमिना है जो उसका वेव नेचर भी दिखाते हैं, जैसे होता है इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन। मैं बता दूं आपको, ये आपके पास आई थिंक 11th या 12th की फिजिक्स में है, ठीक है, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, ठीक है। ये आप ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, आई एम नॉट श्योर कि 11th में है 12th में, बट है, ओके, फिजिक्स में एक कंसेप्ट आएगा, ओके। तो ये जो फिनोमिना है इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, ये वेव नेचर को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। ये वेव नेचर बताएंगे, ये बताएंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनका वेव नेचर होता है, जबकि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये आपको पार्टिकल नेचर बताएंगे, ठीक है। ओके, क्लियर। उसके बाद इसमें यही समझना था, तो लाइट हैज अ ड्यूल बिहेवियर, याद रखना लाइट का ड्यूल बिहेवियर होता है, ठीक है।
उसके बाद हमने जो पढ़ना है वो है एक न्यूमेरिकल करने हैं, ये मैं आपको थोड़े से करा देती हूँ। तो पहला जो न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम 2.6 देखिए, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन उस फ्रीक्वेंसी